हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। आज जो वीडियो होने वाली है ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सेकंड नंबर सीरीज़ की वीडियो होने वाली है। इससे पहले हमने पॉलिटी के अंदर कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ क्वेश्चंस इन द सेंस कुछ टॉपिक कंप्लीट किए थे। जैसे एक हमने गवर्नर के बारे में पढ़ा था, फिर हमने राजस्थान के गवर्नर के बारे में पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था चीफ मिनिस्टर क्या होते हैं और चीफ मिनिस्टर के भी राजस्थान के स्पेसिफिक पढ़े थे। और हमने ट्रिक सीखी थी कि चीफ मिनिस्टर की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आज का जो टॉपिक है इस टॉपिक में हम काफ़ी अलग अलग चीज़ें कंप्लीट करेंगे। तो देखो, ये हमारे पास जो मैंने स्लाइड निकाली है, इस स्लाइड के अंदर क्या एक्चुअल में हमारे पास जो सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उस सिलेबस की मैंने वहाँ से फोटो निकाली है। तो हमने इसके टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ कंप्लीट कर दी। हमने ऑफिस ऑफ गवर्नर कंप्लीट कर लिया, हमने चीफ मिनिस्टर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, हम आज करेंगे ये एक तो कैबिनेट करेंगे, एक सेक्रेटरीट या चीफ सेक्रेटरी, ये दोनों चीज़ करेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आरपीएससी चीज़ करेंगे। ठीक है ना, तो हम टोटल हमारे पास क्या था, 1 2 3 टॉपिक हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये देखो आज है टुडे टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो क्या पहले कैबिनेट करेंगे, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करेंगे, फिर स्टेट सेक्रेटरीट करेंगे, फिर चीफ सेक्रेटरी करेंगे। नाउ फिर बाद में करेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें राजस्थान के अंदर बोलते हैं आरपीएससी। और लास्ट था स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसको हम क्या बोलेंगे, आरएचएस आरएचआरसी। ठीक है, तो देखो ये सारे टॉपिक्स आज हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो भी वीडियो बनाऊंगा उसके आपको लेटेस्ट अपडेशन मिल जाएगा, ताकि जो भी मैं कंटेंट निकालूंगा या जो भी मैं वीडियो निकालूंगा तो आपको क्या उसके अपडेशन सही रहेगा, तो आपको उसको गो थ्रू कर सकोगे ईजिली। ठीक है, और जितने भी मैं कोर्स निकालता हूँ ये सारे कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम के अंदर होते हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज इंग्लिश मीडियम का कंटेंट इतना अच्छा नहीं मिलता। ठीक है, ये सब किन चीज़ कहने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उस वीडियो को अगर आपको लगता है कि मैं बहुत तेज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप उस वीडियो को स्लो कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो को 2x पे देख लो, क्योंकि देखो टाइम नहीं है और ज़्यादा टाइम रहा नहीं है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम सितंबर में ही है। ठीक है, तो हमको क्या करना, फटाफट सिलेबस कंप्लीट करना है। तो जैसे भी जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो उनका पहला एक ही टारगेट रहेगा कि जो भी सिलेबस है वो पहले पहले कंप्लीट कर लो, क्योंकि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से कुछ नहीं होगा। उसके बाद में आप इसको 2-3 बार रिवीजन करोगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, फिर आपको अपने आप को एवेल्युएट करना पड़ेगा कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरा स्टेज कहाँ पर है। तो वो जब इवैल्यूएशन वाली चीज़ कब आती है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। तो पहले सिलेबस आपका कंप्लीट करना जरूरी है। अब सिलेबस कंप्लीट किया तब आप उसमें स्विच करोगे। ठीक है, तो बस यही चीज़ें कहना चाहता हूँ। और जो जो वीडियो मैं बनाऊंगा, इस वीडियो की जो पीडीएफ होगी, वो पीडीएफ जैसी वीडियो ये रिलीज होगी उसके 2-3 घंटे बाद में या थोड़े टाइम बाद में या रात तक इसकी पीडीएफ मैं वहाँ पर अवेल करा दूंगा। तो आप पीडीएफ से भी क्या हेल्पफुल रह जाएगी। ठीक है ना, तो और वीडियो भी देखना जरूरी है, बिकॉज वीडियो से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, तो ये मेरा चैनल है। ठीक है, मैंने और भी प्लेलिस्ट निकाली, जैसे मैंने एक डेडिकेटेड राजस्थान ज्योग्राफी में डिटेल्ड सिलेबस या डिटेल्ड कोर्स के ऊपर वीडियो निकाली हुई है पूरी इंग्लिश मीडियम के। अभी एक्चुअल में उसमें 21 वीडियो हो गई अपलोड। ठीक है ना, तो भी 21वीं कल ही हुई थी अपलोड, तो अब जैसे से वो भी कंटिन्यू होती जाएगी। ठीक है, और ये 40 डेज का सीरीज अपना वाला है, तो इसके अंदर आज सेकंड नंबर है। राजस्थान हिस्ट्री का भी मैंने निकाला हुआ है। और अगर जैसे पटवारी का जो एग्जाम दे रहे हैं, जो देना चाहते हैं, जिसके अंदर रीजनिंग या मैथमेटिक्स पूछी जाती, तो उनकी भी मैंने प्लेलिस्ट निकाली हुई है। 0 टू हीरो सीरीज है मैथमेटिक्स की, तो इसमें मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन किया हुआ, तो वहाँ जाके भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक ही तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो पहला टॉपिक क्या है, तो पहला टॉपिक का नाम है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब जैसे अगर मैं इंडिया लेवल की बात करूं, जैसे तो इंडिया के अंदर क्या होता है कि जैसे एक पार्लियामेंट होता है। ठीक है, अब पार्लियामेंट के अंदर जो 2 हाउस होते हैं, कौन कौन से होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, और उसके अंदर जो हमारे पास लोकसभा होता है, ठीक है, तो उस लोकसभा के अंदर जो मेजोरिटी के अंदर जो पार्टी होती है, जिसकी मेजोरिटी मतलब सबसे ज़्यादा सीट्स होती है, तो उससे क्या बनती है, गवर्नमेंट बनती है। अब उस गवर्नमेंट के अंदर जो मेन हेड होता है उस गवर्नमेंट का, कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो वो क्या करता है, अपने हिसाब से मिनिस्टर्स बनाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, इस डिपार्टमेंट का ये मिनिस्टर होना चाहिए, इस डिपार्टमेंट का ये मिनिस्टर होना चाहिए, इस डिपार्टमेंट का ये मिनिस्टर होना चाहिए। तो वो सेम सारी सारी चीज़ें स्टेट में भी लागू होती है। तो कैसे, स्टेट में भी मेजोरिटी होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको विधानसभा राजस्थान में बोलते हैं, उसके अंदर भी चीफ मिनिस्टर होता है। तो चीफ मिनिस्टर भी कोई भी स्टेट को काम करने के लिए क्या होता है, अकेला चीफ मिनिस्टर काम नहीं कर सकता, और उसके मिनिस्टर होंगे तो सब मिनिस्टर को क्या करता है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज अलॉटेड हो जाती है। ठीक है ना, तो वो जो मिनिस्ट्री अलॉट होती है ना, किस चीज़ के अंडर होती है, उसको क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है कि व्हाट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और हमको ये सारी चीज़ें याद रखनी। अब देखो जितने भी आर्टिकल्स, हम सारे आर्टिकल्स के हिसाब से हम चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम के अंदर क्या है कि आर्टिकल ही पूछेंगे, कितनी ज़्यादा सीटें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, हमको ये सारी चीज़ें यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब हम किसकी बात करेंगे, पहले तो हम बात कर लेते हैं इंडिया की। इंडिया लेवल के अंदर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में क्या प्रावधान है या क्या क्या आर्टिकल्स है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट सिमिलर टू द यूनियन ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब जैसा स्टेट के अंदर अपने यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल के अंदर कैसा है कि अपर हाउस लोअर हाउस है,
वैसा हमने क्या किया हुआ इसमें पार्लियामेंट सिस्टम टाइप में किया हुआ, मतलब इसको पार्लियामेंट सिस्टम से ज्यादा बेटर आप लिख सकते हो बाई कैमरल। क्या लिख सकते हो? बाई कैमरल का मतलब क्या होता है? दो हाउस, एक तो होता है लोअर हाउस, एक होता है अपर हाउस। अब देखो अपर हाउस लोअर हाउस मैंने आपको दोनों बताया इसके अंदर। तो जो अपर हाउस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जो लोअर हाउस होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इसको बोलते हैं विधानसभा, इसको विधान परिषद। अब जो हमारे पास क्या है कि ये जो दोनों बाई कैमरल है ये पूरे इंडिया में सिर्फ 6 स्टेट के अंदर ही है, हर स्टेट्स के अंदर ये नहीं है। ठीक है, अब 6 स्टेट्स का अगर मैं बताऊँ तो वो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज वो क्वेश्चन में नहीं आएगा एग्जाम के अंदर। आ भी जाए तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर क्या है हमारे पास डबल, मतलब क्या बोलते हैं, बाई कैमरल लेजिस्लेशन है। बट जैसे हम बात करेंगे स्पेशली राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर सिर्फ सिंपल सा है, यूनी कैमरल है, मतलब सिर्फ एक ही लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कितने टोटल मेंबर्स है राजस्थान के? तो राजस्थान में देखो टोटल मेंबर्स है 200 सीट है। कितनी है? ठीक है, 200 सीट्स है। ठीक है, अब बाकी देखते क्या लिखा हुआ सेकंड स्टेटमेंट। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेड बाय द चीफ मिनिस्टर। तो मैंने आपको पहले बताया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट करवाता है, मतलब अपॉइंट तो कौन करता है? गवर्नर करता है, बट किसके एडवाइस पे अपॉइंट होती है? वो चीफ मिनिस्टर के। अगर चीफ मिनिस्टर के एडवाइस में मतलब ये अपॉइंट हो रहे हैं तो इसका मतलब चीफ मिनिस्टर क्या होगा? उनका हेड हो जाएगा। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि लीड बाय द चीफ मिनिस्टर सर्व एज द प्राइमरी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन अ स्टेट्स पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क। नाउ अब हम आर्टिकल्स की बात करेंगे, क्या क्या आर्टिकल है। तो 163 आर्टिकल है, उसके अंदर प्रोफेशनल लिखा हुआ है। जैसे पूछ लेते हैं अगर एग्जाम के अंदर कि इन विच आर्टिकल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर मेंशन्ड, तो आप कह सकते हो 163 आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड टू एडवाइस गवर्नर फोकस ऑन द रोल एंड स्टेटस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो मेन जगह जो आर्टिकल बता सकता हूँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, तो वो क्या? 163। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा आर्टिकल? 164। जैसे इसके नेक्स्ट वाला, ऑल अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर एड्रेसेस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट टेन्योर। मतलब इस 64 जो 164 आर्टिकल है इसके अंदर क्या है कि जो भी अदर प्रोविजन है जिसमें रिलेटेड, जैसे अपॉइंटमेंट है हो गया, अपना टेन्योर हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्वालिफिकेशन हो गया, ओथ हो गया, सैलरी हो गया, सब इस आर्टिकल के अंदर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे 166। इसमें क्या होता है? कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। अब क्या क्या काम किस टाइप से होता है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर, वो हमारी चीज लिखी हुई है। अब 167 में लिखी हुई ड्यूटीज ऑफ सीएम। तो देखो सीएम की बात पहले बता चुका हूं, बट यहाँ पर सीएम की ड्यूटीज इसलिए लिखा था बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी बनाने में सीएम का ही हाथ होता है, तो वो ड्यूटीज के अंदर आ जाता है, किसकी? सीएम के अंदर। अब अगला आर्टिकल है 177, दिस कॉल्ड इज राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एज रेस्पेक्ट द हाउसेस। तो मिनिस्टर्स की क्या क्या हक है या क्या क्या राइट है एज कम रेस्पेक्ट टू हाउसेस। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है? द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द साइज और रैंकिंग ऑफ द मिनिस्टर इन द स्टेट, बट द सीएम डिटरमाइन द बेस्ट बेसिस ऑन द करंट नीड्स एंड सिचुएशन। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की परफेक्टली साइज डिसाइड नहीं है, बट वो क्या कर सकते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर डिसाइड कर सकता है जैसे जैसे सिचुएशन बनती है उसके हिसाब से। ठीक है, अब देखो ऐसा होता है कि जैसे कैबिनेट की बात करते हैं तो कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंदर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर क्या क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे बेसिक 3 टाइप्स होते हैं पढ़ते हैं। पहला तो पढ़ते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, और लास्ट पढ़ते हैं हम यहाँ पर डिप्टी मिनिस्टर्स। तो सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर मतलब सबसे हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द मिनिस्ट्रीज, मतलब मिनिस्ट्री में सबसे ज्यादा हाई पोजीशन में जो होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। फिर उनके बाद में कुछ ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम इंडिपेंडेंट चार्ज दे देते हैं अलग अलग आदमी को। ठीक है, तो वो जो इंडिपेंडेंट चार्ज देते हैं उसको क्या बोलते हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, अब जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट और कैबिनेट मिनिस्टर, इनको काम तो एक आदमी तो काम करेगा नहीं, उसके अंडर भी कुछ असिस्टेंट लगेंगे। तो जो असिस्टेंट में जो मिनिस्टर लगते हैं उनको क्या बोलते हैं यहाँ पर? डिप्टी मिनिस्टर्स। तो ये बेसिक तीनों अंडरस्टैंडिंग है। कैसे मैंने लिखा भी यही है कि चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, दे आर द सीनियर मिनिस्टर who had important departments like home, education, finance, agriculture। जो हेड मतलब जो हेड करते हैं, प्रिसाइज करते हैं। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होता है? उनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज होता है छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स के लिए पर्टिकुलर। और डिप्टी मिनिस्टर क्या होता है? दे असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर इन एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट्री ड्यूटीज बट डोंट हैव इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट चार्ज। मतलब इनके पास इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट चार्ज नहीं होगा, बट ये क्या होंगे? असिस्टेंट होंगे। किसके? मिनिस्टर ऑफ स्टेट की भी हो सकते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर की भी हो सकते हैं। तो 3 बेसिकली मतलब मैं बताऊँ टाइप्स होता है किस, मतलब 3 पार्ट्स होते हैं किसके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। पहला पार्ट होगा कैबिनेट मिनिस्टर, सेकंड पार्ट होगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और थर्ड पार्ट हो जाएगा हमारे पास क्या? डिप्टी मिनिस्टर। तो तीनों चीजें हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? तो 164 आर्टिकल। अब 164 आर्टिकल क्यों पढ़ते हैं? इसमें क्या लिखा हुआ है? कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये पहले बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो के अंदर कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, और इंक्लूडिंग मैं कह सकता हूँ चीफ मिनिस्टर, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती टू द लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिवली या इंडिविजुअल, दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी किस आर्टिकल के अंदर लिखी हुई? 164 के अंदर लिखी हुई है।
अब हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि कैबिनेट मिनिस्टर क्या क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या क्या है और डिप्टी मिनिस्टर्स क्या क्या है। अब सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारे पास स्टेट कैबिनेट। तो स्टेट कैबिनेट का मतलब को बता दिया कि जो मेन जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सब डिपार्टमेंट के जो हेड या मिनिस्ट्री के जो हेड होते हैं वो सब क्या होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, नाउ द कैबिनेट इज अ पिवटल सेगमेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, एक्सक्लूसिवली कंपोज्ड ऑफ चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स विद द स्टेट गवर्नमेंट लेड बाय द चीफ मिनिस्टर। तो सिंपल सा चीज़ है कि जो भी कैबिनेट होगा उसके अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खूब सारे मीटिंग में बैठेंगे और सब उसके पार्ट होंगे, और उसके अंदर जो चेयरपर्सन या जो प्रेसिडेंट होगा वो कौन होगा, हमारे पास चीफ मिनिस्टर होगा। नाउ रेगुलर एज नीडेड कैबिनेट मीटिंग आर एसेंशियल फॉर एड्रेसिंग प्रेसिंग स्टेट इश्यूज, स्ट्रेटेजी, लीगल लेजिस्लेटिव मैटर्स एंड कोऑर्डिनेट डिपार्टमेंट अफेयर्स। तो सिंपल सा चीज़ है कि जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दिए होते हैं, डिपार्टमेंट के अंदर डेवलपमेंट, उसको सुधार, उसका अपडेशन, उसमें क्या क्या दिक्कत है, उस चीज़ को कैसे हम उसको डेवलप कर सकते हैं, कैसे उसको सर्व कर सकते हैं और चीज़ें कैसे हम सुधार कर सकते हैं, तो वो सब जो डिपार्टमेंट होते हैं ना वो सारी क्या होती है, मीटिंग बैठती है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, चीफ मिनिस्टर के साथ उसको क्या बोलते हैं, कैबिनेट। कैबिनेट में बैठ के जो हमारे पास सुझाव होते हैं कि जो चीज़ें गलत हो रही है उस चीज़ को कैसे सुधार सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे पास किस में जाती है, इसमें स्टेट कैबिनेट के अंदर हो जाती है, जिसको लीड कौन करता है, चीफ मिनिस्टर। तो ये चीज़ याद होनी चाहिए, चीफ मिनिस्टर किसको लीड करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि कैबिनेट के अंदर। आगे बात करते हैं कैबिनेट कमिटीज। अब देखो इसमें क्या होता है, कैबिनेट की कुछ कमिटीज होती है कि जैसे मुझे कोई पर्टिकुलर काम करना है, जैसे मैं मानता हूँ कि किसी, मान लेते कोई सरकार चल रही, ठीक है, अब मुझे चाहिए कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए, इसको कोई कमेटी बनाओ कि जैसे अब मैं मानता हूँ एग्जाम्पल के रूप में, पता होता है जैसे पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के हिसाब से मुझे कोई कमेटी बनानी, पता करनी है कि पॉपुलेशन में कितनी ज़्यादा पॉवर्टी, कितनी ज़्यादा एससी है, कितनी ज़्यादा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है। तो वो चीज़ करने के लिए अगर मैं कोई कमेटी बनवाऊंगा तो वो कमेटी किस बेसिस के अंदर बनाऊंगा, तो ये जो कमिटीज़ बनती है ना, ये पार्लियामेंट भी निकाल सकता है यूनियन के अंदर, और यहाँ पर स्टेट के अंदर स्टेट भी निकाल सकता है। तो उसके हिसाब से क्या बोलते हैं, उसको कैबिनेट कमिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, अब कमिटीज़ भी दो पार्ट में डिपेंडिंग मतलब वेरी करती है। एक होता है स्टैंडिंग कमेटी, दूसरा होता है एडॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी का मतलब ये होता है परमानेंट कमेटी, जो कमेटी कभी हट नहीं सकती, परमानेंट रहती है। एडॉक कमेटी मतलब छोटा सा कोई, जैसे मैंने अभी बताया पॉपुलेशन वाला कुछ काम आ गया तो मैंने इसको बनाने के लिए एडॉक कमेटी बनाई। जैसे अभी रिसेंटली अगर एग्जाम्पल दूँ आपको तो हाँ, वन प्लेस वन इलेक्शन वन नेशन करके कोई अभी निकला था, तो उसके अंदर क्या किया था, पार्लियामेंट ने एक एडॉक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में ये बताया था कि अपने अपने आप रिकमेंडेशन दो कि आप किस टाइप से इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, किस टाइप से इंडिया में इसको लागू कर सकते हो। तो अगर वो जो कमेटी बनी, अगर उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी और वो रिकमेंडेशन सरकार ने एक्सेप्ट कर ली या कुछ भी कर लिया, अपडेशन कर लिया, तो उसके बाद उस कमेटी का कोई लेना देना नहीं, वो कमेटी खत्म हो गई, तो उस कमेटी को क्या बोलेंगे, एडॉक कमेटी बोलेंगे। तो इस टाइप के टॉपिक्स जो मुद्दे होते हैं, उन छोटी छोटी चीज़ को बनाने के लिए जो क्या हम कमेटी बना, उसको क्या बोलते हैं, एडॉक कमेटी। तो उस कमेटी को इसलिए हम क्या बोलते हैं, टेम्पररी, काम हो गया तो कमेटी खत्म। लेकिन परमानेंट जो कमेटी होती है वो कंटिन्यू रहती है, जैसे फाइनेंस कमेटी होती है हमारे पास, और अकाउंटिंग वाली ऑडिटिंग कमेटी, ये सब क्या होती है, कंटिन्यू चलती रहती है, ये परमानेंट होती है। तो आपको बीच में बेसिक ये समझ में आ जाएगा, स्टैंडिंग कमेटी हो गया, एक होता है एडॉक कमेटी। तो दोनों का बीच में डिफरेंस पता हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या पढ़ेंगे, ठीक है, स्टैंडिंग हो गया, ये एडॉक कमेटी हो गया। ठीक है, नाउ देयर आर अदर टाइप्स ऑफ विच सेट अप बाय द सीएम। ठीक है, बेस्ड ऑन टाइम, सिचुएशन, रिक्वायरमेंट्स एंड, मतलब स्टैंडिंग कमेटी और एडॉक कमेटी के अलावा भी कुछ बनती कमेटी, वो सब डिपेंड करता है किस पे, सीएम पे, पर्टिकुलर स्टेट के। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं, दे सॉर्ट आउट इश्यूज एंड फॉर्मुलेट प्रपोजल्स, मेक डिसीजंस, कैबिनेट रिव्यूज ऑफ डिसीजंस। तो ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ कंप्लीट कराई जाती है। सॉरी, अब हम बात करेंगे स्पेशलाइज, जैसे राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर क्या कमेटी है और उसको लीड कौन कर रहा है। तो देखो सिंपल सा चीज़ है कि जैसा कि हमको पता है कि अभी जिसकी सरकार है, किसकी सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट, जिसके अंदर हमारे पास जो मेन सीएम अपने कौन है, भजन लाल शर्मा जी। ठीक है, और रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ 27 कैबिनेट ऑफ द इंडियन स्टेट राजस्थान अंडर द लीडरशिप ऑफ भजन लाल शर्मा, हु इज नॉट द 15, इट इज द 14th है ना, या 14th सीएम ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो 27 टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है अपने किसके, राजस्थान के कैबिनेट के अंदर, और कैबिनेट का कौन होगा, प्रेसिडेंट या कौन होगा हेड, चीफ मिनिस्टर, हु इज चीफ मिनिस्टर, भजन लाल शर्मा। ठीक है, और दो हमारे पास डिप्टी सीएम है, कौन कौन से, दिया कुमारी एंड प्रेमचंद बैरवा। तो ये दोनों हमारे पास डिप्टी सीएम भी हो गए और हमारे पास सीएम भी हो गया। ठीक है, अब हमको पता है कौन सी पार्टी से, ही इज फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, एंड वन द इलेक्शन 2023 सिक्योरिंग 115 आउट ऑफ 200 सीट इन द स्टेट असेंबली। तो ये राजस्थान का बोलते हैं ब्रीफ ओवरव्यू हो जाएगा। ठीक है, आपको एक तरह समझ आ जाएगी भजनलाल शर्मा की जो काउंसिल ऑफ कैबिनेट है उसके अंदर कितने मिनिस्टर, 27 मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक पर्टिकुलर जो मिनिस्ट्रीज है, जिस जिस मिनिस्टर को अलॉट हुई उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और उसके बाद में
हम ये चीज़ समझेंगे कि कौन कौन सी मिनिस्ट्री किस किस को मिल रही है, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर की बात करूं या मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करूं या जो अलग से कोई मिनिस्टर को दिया हुआ है, उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे होम अफेयर्स, एक्साइज, पर्सनल ब्यूरो, एंटी करप्शन, प्लानिंग पॉलिसी, इंफॉर्मेशन, पब्लिक रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। ये जितने भी मिनिस्ट्रीज है इन सबको कौन किसको अलॉट करी हुई, जो हेड है सीएम भजन लाल शर्मा। तो पहली चीज़ आपको याद होना चाहिए कि होम अफेयर्स या एक्साइज, पर्सनल ब्यूरो ये सब लिखा हुआ है, तो आप क्या आंसर करोगे, सीएम भजन लाल शर्मा। अब दो डिप्टी सीएम अपने यहाँ पर है, कौन कौन से, एक तो दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। ठीक है, तो सेकंड जो हमारे पास है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ पीडब्ल्यूडी, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एम्पावरमेंट। ये सब किसको मिली है, डिप्टी सीएम दिया कुमारी को। ठीक है, देखो ये सब चीज़ें तो ऐसा है कि देखो आपको 2-3 बार पढ़नी पड़ेगी, रटनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं। क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री किसको अलॉटेड है या इसका प्रेसिडेंट कौन है, दैट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थर्ड पूछ सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी। तो इधर से कह सकता हूँ कि मैं अगर एजुकेशन की बात करूँ या योगा नेचुरोपैथी की बात करूँ तो उसका कौन है मिनिस्टर का, तो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा। अब यहाँ पर डिप्टी सीएम और सीएम खत्म हो गए। अब दूसरे जो अदर जो मेंबर्स है, अदर जो हमारे पास मंत्री, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन जुडिशल, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इन सबके कौन है, किरोड़ी लाल मीणा। तो ये भी चीज़ आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह से डिटेल में याद कर लो, 10 बार पढ़ लो तो याद हो जाएगी। अब मैं बात करूंगा मेडिकल की, तो मिनिस्ट्री ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस, ये किसको दी हुई, गजेंद्र सिंह खीमसर। तो ये लिखी हुई गजेंद्र सिंह खीमसर की। अब इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स, सैनिक वेलफेयर, ये सब किसको दिया हुआ, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। तो इनको नाम पता है कि स्पोर्ट्स की बात करें तो इनका नाम ही आएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम गार्ड डेवलपमेंट, तो ये किसको दिया, बाबूलाल कराड़ी। ठीक है, किसको, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट की किसको दिया, बाबूलाल खराड़ी। ठीक है, फिर बाद में क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड लीगल या मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस। तो सब वो क्या बोल सकते हैं कि मैं कह सकता हूँ कि जितने भी हमारे पास जस्टिस से रिलेटेड मतलब जुडिशियल जो भी मिनिस्ट्रीज है सबको किसको दी हुई है, जोगाराम पटेल को। तो अगर कोई भी जुडिशियल रिलेटेड कोई मिनिस्ट्री आ जाए और बोले इसका कौन है कैबिनेट मिनिस्टर, तो आप क्या आंसर करोगे, जोगाराम पटेल। आगे बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स प्लानिंग, तो वाटर के बारे में जो दिया वो सुरेश सिंह रावत को दिया हुआ है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ संस्कृत एजुकेशन, मतलब एक तरह से कह सकते हो प्रॉपर एजुकेशन, किसको दिया, मदन दिलावर। किसको दिया, मदन जी दिलावर। नाउ मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, अब सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट किसको दिया हुआ है, अधिवास गहलोत। ठीक है, और इसके बाद में क्या लिखा, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, मिनिस्ट्री ऑफ काउ हस्बेंड्री, मिनिस्ट्री ऑफ देवस्थान। तो एक तरह से कह सकते हो कैटल से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है वो किसको दी हुई है, जोराराम कुमावत को। ठीक है, आगे बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू या मिनिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन। तो रेवेन्यू मतलब मैं कह सकता हूं कि हमारे पास आयकर विभाग, तो किसको दिया हुआ है, हेमंत मीणा को दिया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, इसको दिया हुआ है सुमित गोदारा। और लास्ट मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मिनिस्टर ऑफ ग्राउंड वाटर, ये किसको दिया, कन्हैयालाल चौधरी को। तो ये देखो सारे हमने क्या कंप्लीट कर दिए, कैबिनेट मिनिस्टर्स कंप्लीट कर लिए, किसके, जो प्रॉपर जो हेड होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट, जिसको चार्ज दिया हुआ, उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो मतलब ये जो है ना, जैसे अब इसमें कई चीजें आपको कॉमन दिखेगी, तो कॉमन ऐसा नहीं है कि उनसे जस्ट नीचे वाली पोस्ट है। कैसे, जैसे मेरी बात सुनो, यहाँ पर कहीं पे भी है ना कि सिविल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट या फॉरेस्ट एनवायरमेंट, ये नहीं लिखा हुआ। तो इसमें जो नई चीज है, दूसरी जो छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज, उन सबके भी क्या होते हैं, हेड हो गए इंडिपेंडेंट चार्ज वाले, उनको क्या बोलेंगे हम, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स की बात करें, किसकी बात करें, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स की। पहला है मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इनके कौन है, संजय शर्मा। ठीक है, फिर बाद में मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, मिनिस्टर ऑफ सिविल डिपार्टमेंट, का नाम क्या है, गौतम कुमार। फिर मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ गवर्नेंस, तो जब्बर सिंह खरा। और लास्ट में मिनिस्टर ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी कौन है, हीरालाल नगर। एनर्जी की बात करें तो सोलर, थर्मल, सब कुछ, न्यूक्लियर, सब कुछ इसमें आ जाएगा। फिर मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट, वहां पहले था पंचायती राज, यहाँ पर पंचायती राज विद रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्टर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट असिस्टेंट एंड सिविल डिफेंस, तो ये क्या है, ओटाराम देवासी। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के अंदर ही आता है सारे। फिर मिनिस्टर ऑफ पीडब्ल्यूडी, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्टर ऑफ चाइल्ड एम्पावरमेंट, तो मंजू बागमर। तो जो चाइल्ड वुमेन वाला अगर आ जाए तो उसमें क्या नाम होगा, मंजू बागमर। फिर बाद में लास्ट थर्ड नंबर है मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्टर ऑफ कॉलोनाइजेशन, मिनिस्टर ऑफ सैनिक कल्याण, तो विजय सिंह चौधरी। अब देखो यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन आंसर, आपने कॉलोनाइजेशन रेवेन्यू 2 बार कैसे लिख दिया, तो रेवेन्यू देखो कहाँ लिखा, और
रेवेन्यू यहाँ लिखा था, तो ये सब क्या थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे। दिस इज व्हाट दे आर, व्हाट कैबिनेट मिनिस्टर, एंड दे आर व्हाट मिनिस्टर ऑफ स्टेट, दे आर हैविंग इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है। तो जस्ट इसके नीचे और काम करने वाले। आगे बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ पॉलिसी मेकिंग। अब ये वाली चीज भी आपको कंफ्यूजन होगा, तो देखो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा हुआ है कि हु इज द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, तो आप राज्यवर्धन सिंह राठौड़ नाम आंसर करोगे। और अगर ऐसा लिख दिया जाए कि राजस्थान का मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, तो आप इसका आंसर क्या करोगे, के विश्नोई, ठीक है ना। तो दोनों चीज में आपको क्वेश्चन क्या दिया उस पर डिपेंड करेगा आपका आंसर क्या आना चाहिए। लास्ट में मिनिस्टर ऑफ होम एंड मिनिस्टर ऑफ काउ हस्बेंड्री, मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, तो जवाहर सिंह बेदाम। तो यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आपने काउ वाले तो बोला था जोराम कुमावत है, तो वो देखो कैबिनेट मिनिस्टर एंड ही इज व्हाट मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये ऊपर लिखा हुआ है। सॉरी, ठीक है, ये चीज हमारे पास समझ आ गई। तो हमने यहाँ पर सारे लमसम एक तरह से कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिटेल के अंदर अच्छी तरह से पढ़ लिए। आप इसको नोट्स कर लेना, अच्छी तरह से पीडीएफ के अंदर निकाल देना और पढ़ लेना, ठीक है ना। बात करेंगे अब सेक्रेटरीट की बात करेंगे। तो देखो सेक्रेटरीट क्या होता है, देखो अब देखो ऐसा सिस्टम होता है कि जो हमारे पास नेता लोग होते हैं, जितने पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता होते हैं, मतलब पॉलिटिकल पार्टी से जितने भी मतलब लीडर्स होते हैं, तो वो सब क्या करते हैं, वो अपने ही जगह से रिप्रेजेंट करके वहां पर आते हैं ऊपर पोजीशन में, ठीक है। और हाँ, नो डाउट वही काम करते हैं, बट उनको जो पॉलिसी के अंदर सजेशन को जो अपडेशन ये सब देने वाले कौन होते हैं, सेक्रेटरीट के जो लोग, मतलब जो स्पेशली आईएएस या आरएस होते हैं, ठीक है। तो इन सब का जो काम होता है हर मिनिस्ट्री का, वो किस किस अंडर के पॉलिसीज के अंदर होता है, किस किस के सुझाव के अंदर होता है, वो सब कौन होते हैं, आईएएस और आरएस, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस या राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस वाले लोग, ठीक है। तो उस चीज को जो करने के लिए क्या होता है, वो बनता है सेक्रेटरीट, वो भी जयपुर में होता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, यही चीज लिखी हुई है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बीइंग अ बॉडी ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म डिटेल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन देमसेल्व्स। कहने का मतलब ये है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो कि पॉलिटिकल लीडर्स है, दे आर कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड, उनको हम ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो डिटेल के एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन खुद से कर सके, बट बजाय उनको क्या होता है, दे नीड एडवाइस ऑफ प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन द परफॉर्मेंस ऑफ दीज फंक्शन। उनका कुछ नहीं है, वो काम वही करेंगे, बट उनको थोड़ा सा एडवाइस ऑफ प्रोफेशनल जो चीजें होती है ना, वो चीज एडवाइस कौन करता है, वो करने के लिए क्या होता है, सेक्रेटरीट होता है। द एडवाइस इज प्रोवाइडेड बाय अ बॉडी ऑफ ऑफिसर्स नोन एज द सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरीट क्या होता है, बॉडी ऑफ ऑफिसर्स होता है। ऑफिसर्स क्या होते हैं, आईएएस हो सकते हैं, आरएस हो सकते हैं, आईआरएस हो सकते हैं, आरआरएस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो उन सब का जो एक बॉडी होती है, उन सब बॉडी को क्या बोलते हैं, यहाँ पर सेक्रेटरीट बोलते हैं। तो सेक्रेटरीट का मतलब को समझ आ जाएगा बिल्कुल कॉन्सेप्ट। नाउ इट इज यूज्ड टू रिफर टू कॉम्प्लेक्स डिपार्टमेंट्स हुज पॉलिटिकल हेड्स आर मिनिस्टर्स व्हाइल द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स आर सेक्रेटरीट ऑफ द गवर्नमेंट। कहने का मतलब ये है कि एक कॉम्प्लेक्स डिपार्टमेंट होता है जिसकी जो पॉलिटिकल हेड कौन होते हैं, मिनिस्टर होते हैं। इनके पॉलिटिकल हेड कौन होते हैं, मिनिस्टर। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड्स होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे पास सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट। ये वाली चीज आपको दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल, कि पॉलिटिकल हेड होंगे मिनिस्टर्स, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब उसमें जो काम करने वाले, जो पॉलिसी निकालने वाले, पॉलिसी अपडेशन करने वाले, सुधार करने वाले, वो कौन होते हैं, सेक्रेटरी वाले लोग, ठीक है। तो सेक्रेटरी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे लिखा द मिनिस्टर एंड द सेक्रेटरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द सेक्रेटरीट वेयर द ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटिव हेड इज डिजाइन एज द डायरेक्टरेट। मतलब सेक्रेटरीट क्या होगा, मिनिस्टर और सेक्रेटरी दोनों एक साथ काम करेंगे या दोनों एक साथ आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सेक्रेटरीट बोलेंगे। लेकिन अगर मैं सिर्फ बात करूं एग्जीक्यूटिव हेड तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टरेट, ठीक है ना। डायरेक्टरेट और सेक्रेटरीट के बीच में भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। सॉरी, नेक्स्ट बात करेंगे इनकी रोल क्या होता है। पहले बताया पॉलिसी मेकिंग के अंदर, अपडेशन के अंदर चीजें बताने के लिए, नई नई चीजें क्या हो रही है और एक्चुअल में क्या क्या मतलब इंपॉर्टेंस है, तो ये सारी चीज हम यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। नाउ फ्रेमिंग ड्राफ्ट लेजिस्लेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द अदर स्टेट, सिंपल सा चीज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो भी स्टेट के अंदर काम करे उसके बीच में जो कॉन्टैक्ट उसको मेंटेन कौन करता है, ये करते हैं। बजटिंग एंड कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो बजटिंग और कंट्रोल, एक्सपेंडिचर कंट्रोल और बजटिंग, ये सब भी क्या करती है, यही करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, सुपरवाइजिंग, कंट्रोलिंग देयर एग्जीक्यूशन, रिव्यूइंग द रिजल्ट, ये सारी चीजें हमारे पास होती है। ओवरसीइंग द स्मूथ एंड एफिशिएंट रनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी, ये सारी चीजें हमारे पास कौन करते हैं, स्टेट सेक्रेटरीट का काम होता है। अब कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि पहला सेक्रेटरीट, चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान कौन थे, तो राधा कृष्णन थे चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान। और आज के टाइम में चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान कौन है, तो सुधांश पंत है। क्या नाम है, सुधांश पंत। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान कौन है, आलोक गुप्ता। तो आपको बस याद क्या रखना है, ये चीफ सेक्रेटरी कौन है राजस्थान का, तो सुधांश पंत, ठीक है।
आगे बात करेंगे अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक। तो देखो यहाँ तक हमने टॉपिक क्या कंप्लीट करते हैं, हमने कंप्लीट कर दिया स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर कंप्लीट कर दिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कंप्लीट कर दिए, डिप्टी मिनिस्टर्स कंप्लीट कर दिए, फिर बाद में हमने क्या कर दिया, सेक्रेटरीट कंप्लीट कर लिया, जिसमें चीफ सेक्रेटरीट के बारे में भी हमने बात कंप्लीट कर ली। अब हम बात करेंगे आरपीएससी की बात करेंगे ना। आरपीएससी से पहले मैं बताता हूँ व्हाट इज आरपीएससी का मतलब क्या होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आरपीएससी का पहला काम क्या होता है, देखो आरपीएससी होता है एक स्टेट सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। तो इनका काम होता है स्टेट के अंदर जितने भी बड़ी बड़ी पोस्टें होती हैं उन सबको रिक्रूटमेंट के लिए ये बॉडी काम करती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वॉचडॉग्स ऑफ द मेरिट लिस्ट ऑफ स्टेट। तो उनको और क्या नाम बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉचडॉग्स ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ स्टेट। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि विच इंस्टीट्यूशन या विच कमीशन इज कॉल्ड एज अ वॉचडॉग ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ द स्टेट। तो इसका मतलब ये होता है कि जितने भी रिक्रूटमेंट्स होते हैं अपने स्टेट के अंदर वो सारे कौन करवाता है, आरपीएससी करवाता है। ठीक है, नाउ सिमिलर टू यूपीएससी एट सेंटर, एसपीएससी एट स्टेट लेवल। ठीक है, तो यूपीएससी को पता है यूपीएससी सेंटर में जो काम करता है, सेंटर के अंदर रिक्रूटमेंट कराता है, वैसा स्टेट के अंदर कौन कराता है, एसपीएससी, जिसमें राजस्थान का क्या अपने पास, आरपीएससी। अब इसके जो आर्टिकल्स है वो याद रख लेना अच्छी तरह से। अब देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो आपको आर्टिकल याद रखना है कि इनके आर्टिकल कहाँ से कहाँ होते हैं। तो 315 से लेकर 323 तक होते हैं। ठीक है, 324 से 329 ए तक तो होते हैं इलेक्शन कमीशन वाले, तो वो भी बाद में याद करेंगे। पहले ये याद कर लेते हैं कि इनके आर्टिकल कितने होते हैं। तो देखो आरपीएससी की जो आर्टिकल है वो आर्टिकल सेम है जो यूपीएससी में भी है। ठीक है, तो आर्टिकल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बस कुछ कुछ डिफरेंस है वो हमको बता दूंगा यहाँ पर। तो आर्टिकल 315 से 323 आर्टिकल, पार्ट कौन सा हमारे पास हो गया, 14th पार्ट। ठीक है, अब पर्टिकुलर आर्टिकल पढ़ेंगे तो 316 आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, इसकी कंपोजिशन। अब कंपोजिशन क्या होता है, एक तो होता है अपने पास चेयरमैन और बाकी क्या होता है, मेंबर्स होते हैं। लेकिन स्टेट के अंदर क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। सेंटर में तो क्या होता है 9 या 11 के आसपास होते हैं, 9 से 11। लेकिन स्टेट में क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फिक्स होता है कि स्टेट में अलग अलग जगह होते हैं। अब इनके टेन्योर होते हैं, तो कितने साल तक ये मतलब सर्विस कर सकते हैं, तो 6 साल कर सकते हैं। और रिटायरमेंट एज इनकी कितनी होती है, 62 साल। तो जो ये दोनों चीज़ मैंने लिख दी है। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर। ठीक है, इनका रेजिग्नेशन भी किसको जाता है, गवर्नर को। ठीक है, फिर SPS is also called watchdogs of the merit state. Now, chairman and other members are not eligible for the second term, but they can hold office in chairman या members of UPSC और other SPSC। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं आरपीएससी कोई मेंबर है या कोई भी चेयरमैन है, वो वापस उसी पोस्ट के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा। हालांकि वो यूपीएससी के कोई मेंबर या यूपीएससी के चेयरमैन के लिए एलिजिबल है, या दूसरे स्टेट के जो स्टेट पीसीएस है उसके लिए वो मतलब एलिजिबल होता है। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ होती है। आप आगे बात करते हैं कि इनकी रिमूवल की बात करते हैं। तो देखो एक्चुअल में ऐसा है कि इनका अपॉइंटमेंट, ओथ, रेजिग्नेशन सब गवर्नर को जाता है, लेकिन इनको हटाने का जो काम होता है वो उसका जो अधिकार है सिर्फ प्रेसिडेंट को दिया हुआ। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनता है और यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर सब समझते हैं कि स्टेट की बात कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट गवर्नर कर रहा है, ओथ गवर्नर दे रहा है, रेजिग्नेशन भी गवर्नर को जा रहा है, तो उसको हटाएगा भी गवर्नर ही, सबको ये लगता है। बट गवर्नर नहीं हटाता, उसको कौन हटाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब वो किस हिसाब से बताता है, तो प्रेसिडेंट कैन रिमूव देम ऑन द सेम ग्राउंड्स एंड सेम मैनर एज ही कैन रिमूव अ चेयरमैन और अ मेंबर ऑफ यूपीएससी। ठीक है, जैसे चेयरमैन यूपीएससी मेंबर मतलब यूपीएससी का जो होता है उसको हटाता है, वैसे हटा सकता है। कुछ सर्कमस्टेंसेस जैसे he is indulged in the insolvent engaged during his term of the office in any paid employment outside duties of his office। मतलब जो काम कर रहा है आरपीएससी में उसके बाद में दूसरी जगह काम भी कर रहा है, तो दो तरीके से पैसा कमा रहा है, वो नहीं हो सकता। इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस टू रिजाइन। अगर जैसे प्रेसिडेंट के माइंड में लगे कि ये इनफिट है तो उसमें भी कर सकता है सिस्टम। तो रिमूवल का भी अच्छी तरह समझ लेना, बिकॉज रिमूवल में कंफ्यूजन होता है। और ऊपर देखो मैंने 2 एक्ट्स लिखे हैं, ये अपने पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, इसके अंदर सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन था 1926 के अंदर, फिर उस पर सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन था जो आज की टाइम यूपीएससी है। तो जो 1935 के अंदर जो एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके अंदर क्या फेडरल पीसीएस मतलब जो सेंट्रल को अलग कर दिया था सेंटर में, फिर प्रोविंशियल कर दिया था पीसीएस और ज्वाइंट पीसीएस कर दिया था। ज्वाइंट पीसीएस में आपको बताऊं क्या होता है, प्रोविंशियल पीसीएस है ना, वही आज के टाइम में क्या स्टेट पीसीएस है, मतलब कि एक पर्टिकुलर प्रोविंस, तो आज के टाइम प्रोविंस क्या रह गया, स्टेट रह गया। अब ज्वाइंट पीसीएस क्या होता है, 2-3 स्टेट के एक साथ होता है, मैं बताऊंगा आगे अभी आएगा, ये जस्ट इसी स्लाइड में। ठीक है, तो ओरिजिनली इट वाज 60 इयर्स। तो एक्चुअल में क्या था कि जो रिटायरिंग एज थी, मैंने आपको पहले क्या बताया था कि 6 साल तो होता है इसकी टेन्योर और 62 साल में रिटायर हो सकता है। ठीक है, अब जो पहले जो स्टार्टिंग में जब बना था नया एट द टाइम ऑफ एट द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो 60 साल था। कितना था, 60 साल। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, कौन सा वाला, 41st अमेंडमेंट 1976 के अंदर, उसके अंदर क्या करता है 60 से 62 की एज कर दी गई थी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा अमेंडमेंट के हिसाब से 60 से 62 एज कर दी गई, तो 41 अमेंडमेंट 1976 के अंदर। अब हम बात करेंगे ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। व्हाट इज ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन?
तो इसके नाम से हमको पता चल रहा है जॉइंट मतलब दो या दो से ज्यादा का एक साथ मिलना, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब उनका काम क्या होता है, वॉचडॉग्स ऑफ द मेरिट लिस्ट, मतलब वो रिक्रूटमेंट करते हैं स्टेट के अंदर। अब कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जिनकी जरूरत नहीं पड़ती या जिनके होते नहीं है, तो वो क्या करते हैं, आस पास में जो स्टेट उसका जो बना हुआ होता है उसके साथ मिलकर ज्वाइंट बना लेते हैं। कौन सा? जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो क्या लिखा, यूपीएससी एंड एसपीएससी आर क्रिएटेड डायरेक्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो यूपीएससी और एसपीएससी दोनों क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे बने थे, इसलिए इनका आर्टिकल्स के अंदर मेंशन है। बट ये जो जेएसपीएससी मतलब जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये बाद में बना था। तो इसको क्या किया था हमने, एक पार्लियामेंट के अंदर रिक्वेस्ट के हिसाब से बनाया गया था। तो क्या लिखा हुआ, जेएसपीसी कैन बी created by an act of parliament on the request of the state legislative concerned. Now joint SPSC is a statutory not a constitutional body। तो मैंने पहले बताया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होगी, जो हमारे पास एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स के अंदर लिखी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। और अगर जो आर्टिकल्स में नहीं लिखी है, बाद में कोई एक्ट या कोई बिल के थ्रू आती है या लॉ के थ्रू आती है, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, स्टैट्यूटरी बॉडी या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो जेपीएससी इज व्हाट, स्टैट्यूटरी बॉडी। अब इसके चेयरमैन मेंबर्स जो जेपीएससी अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है, इसमें गवर्नर नहीं करता, प्रेसिडेंट करता है, बिकॉज दो या दो से ज्यादा स्टेट का काम हो जाता है। टेन्योर 6 साल 62 साल सेम टू सेम है। इसका रिन्यूएबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा, और इसके जो मेंबर्स होंगे वो कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट। ठीक है ना, तो ये वाली चीज हमारे पास ज्वाइंट पीसीएस के बारे में यहाँ पर होगी। ठीक है, एक एडिशनल चीज थी, ये मैंने बता दिया आपको। अब राजस्थान की बात करते हैं, स्पेशली राजस्थान की जब बात करेंगे तो राजस्थान में देखो पता है हमको कि पहले गवर्नर से पहले कौन सी पोस्ट होती थी, राज प्रमुख की पोस्ट होती थी। गवर्नर कब बना था, 7th मतलब पहले जो गवर्नर बने थे वो गुरमुख निहाल सिंह जी बने थे। तो उससे पहले क्या होता था, राज प्रमुख होता था। राज प्रमुख कौन थे, हमारे पास जयपुर के राजा। ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ था, उन्होंने क्या बनाया था उस टाइम पे, मतलब राजस्थान स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया था। ठीक है, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कब बना था, ये डेट याद होनी चाहिए। तो 20 अगस्त 1949 के अंदर राज प्रमुख अंडर द आर्टिकल 315 द कॉन्स्टिट्यूशन विद द पार्ट दिस। ठीक है, तो 20 अगस्त 1949 के अंदर क्या बना था, आरपीएससी का गठन हुआ था। ठीक है, लेकिन आफ्टर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 आया था, तो सत्यनारायण राव कमेटी बनी थी सेंटर के अंदर आरपीएससी। उन्होंने क्या किया था, ट्रांसपोर्ट टू अजमेर। तो पहले तो वो ऐसा बना था ना, तो वो तो जयपुर में बना था, लमसम कह सकता हूँ कि जयपुर में बना था। लेकिन जो सत्यनारायण राव कमेटी आई थी, उन्होंने क्या किया था, आरपीएससी का ट्रांसफर कर दिया था, कहाँ पर, अजमेर में। तो आज के टाइम में आरपीएससी अगर देखें तो कहाँ पर है, अजमेर में। तो कब हुई थी, ड्यूरिंग द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के टाइम पे। पहले जो आरपीएससी के जो चेयरमैन कौन थे, एस.के. घोष। ठीक है, लॉन्गेस्ट टर्म किसका था, देवी शंकर तिवारी। प्रेजेंट में कौन है, कैलाश चंद्र मीना। तो ये वाली सारी चीजें हमारे पास यहाँ पर याद होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये सब चीजें हैं। तो एक बार मैं ऐसा करता हूँ कि वो, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कैलाश चंद्र मीना ही है। ठीक है, अब आरपीएससी के कंपोजिशन की तरह राजस्थान की बात करते थे, उसका मैं बताया था कि एसपीएससी का कि भाई फिक्स नहीं है, एक तो चेयरमैन होगा। और हमारे यहाँ राजस्थान में कितने, 7 मेंबर टोटल। हमारे पास राजस्थान में कितने, 8 मेंबर, एक चेयरमैन और 7 मेंबर्स। ठीक है, तो राजस्थान में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा टोटल कंपोजिशन ऑफ द आरपीएससी मेंबर्स, देन इट इज व्हाट, 8 मेंबर्स, 1 चेयरमैन, 7 अदर मेंबर्स। ओथ इनकी कहाँ होती है, तो इनकी ओथ होती है चीफ जस्टिस ऑफ जो हाईकोर्ट होता है उसके सामने ओथ होती है, या अगर वो किसी और को सजेस्ट कर दे, किसी और जज को। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि आरपीएससी की जो ओथ होती है वो ओथ किसके सामने होती है, हाईकोर्ट के जज के सामने। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ द आरपीएससी इज एन आईएएस ऑफिसर, रिक्वायर्स प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नर फॉर एनी एम्पॉइंटमेंट। ठीक है, तो ये वाली चीज सिंपल सा चीज है। अब इसके बारे में बात करेंगे, तो हमने ये देखो बहुत सिंपल तरीके से बात कर ली। हालांकि अगर इसका डिटेल में आपको देखना है तो एक और वीडियो है, उसका लिंक ऊपर दे दूंगा, उसमें मैंने प्रॉपर्ली आपको एसपीएससी के बारे में, जेपीएससी के बारे में डिटेल में बताया, वहाँ भी जाके देख सकते हो। बट यहाँ पर मैंने ऊपर तरीके से बताया कि पहले एसपीएससी क्या होता था, राजस्थान का आरपीएससी क्या है, मतलब एसपीएससी बताया फिर आरपीएससी बताया। हम बात करेंगे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, और राजस्थान के अंदर राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन है। तो पहले स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बात करेंगे। अब ह्यूमन राइट कमीशन एक्चुअली देखो कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे नहीं बना था, ये बाद में बना था किसी एक्ट के थ्रू। तो अगर एक्ट के थ्रू बना तो सिंपल सा चीज है कि दिस इज व्हाट अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, दिस इज व्हाट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अब ह्यूमन राइट कमीशन है, तो ये क्या करते हैं, तो इसके नाम से ध्यान पड़ रहा है, ह्यूमन के राइट्स के बारे में सोचते हैं। मतलब अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है तो उसके बारे में ये आवाज उठाते हैं। अब अगर आवाज उठाएंगे तो इसका मतलब ये भी कुछ काम करेंगे, सजा देंगे, जुडिशियल कुछ होगा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्वासी जुडिशियल बॉडी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए क्वेश्चन अगर आ सकता है तो क्वासी जुडिशियल बॉडी इसको भी बोलते हैं। नाउ कैन इंक्वायर इनटू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल। अब ये जो स्टेट की जो ह्यूमन राइट कमीशन, ये सिर्फ किस में देख सकती है, कौन से मैटर रिलेटेड टू स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट क्या होती है, पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जो हमारे पास डिपार्टमेंट जो टॉपिक्स आते हैं जो स्टेट के, तो वो स्टेट लिस्ट में आते हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, जिसमें नेशनल के भी आते हैं और स्टेट के भी आते हैं, तो हमको उससे मतलब है।
जो जो यूनियन लिस्ट है उसके अंदर इसका मामला नहीं आता। यूनियन लिस्ट में किस में आता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो कि इंडिया के अंदर दिल्ली में बना हुआ है, वो सेंट्रल लेवल पे उसका आता है। ठीक है, अब इनका कंपोजिशन क्या होता है, इसमें देखो 3 मेंबर ही होते हैं। एक तो होता है हमारे पास चेयरपर्सन और 2 दूसरे मेंबर होते हैं। ठीक है ना, तो एक तो चेयरपर्सन, 2 दूसरे मेंबर होता है। अब चेयरपर्सन होता है उसके भी देखो एलिजिबिलिटी के लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। क्या चाहिए, ही शुड बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस या जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जज या चीफ जस्टिस होना चाहिए। 2 जो मेंबर होते हैं वो भी रिटायर्ड जज होने चाहिए हाई कोर्ट के, या डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए स्टेट का, जिसका 7 साल कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये कंपोजिशन में आपको समझ में आ गया, 3, एक चेयरपर्सन, 2 मेंबर, दोनों को मतलब जुडिशियल तो नॉलेज होनी चाहिए। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर करता है स्टेट का, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी। अब देखो इनकी जो कमिटी बनती है उसमें एक कमिटी बनती है, उसके हिसाब से इनका अपॉइंटमेंट होता है। अपॉइंटमेंट करना गवर्नर को पता है, गवर्नर करेगा अपॉइंटमेंट, लेकिन अपॉइंटमेंट करेगा तो किस कमिटी की बेसिस पे करेगा, तो वो कमिटी बनती है। उस कमिटी में देखो पहला होता है सीएम जो होता है चेयरपर्सन, दूसरा स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा है, तीसरा होता है स्टेट होम मिनिस्टर, और चौथा होता है लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और लास्ट में होता है जज ऑफ हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज। ठीक है, सॉरी। तो ये हमारे पास कमेटी होती है, तो सीएम, ठीक है, स्पीकर हो गया एसएलए का, स्टेट होम मिनिस्टर हो गया, लीडर ऑफ अपोजिशन हो गया, और जज हो गया हाई कोर्ट का। ये सब मिलके एक कमेटी बनाते हैं। कमेटी मिलके हमारे पास सेटअप होती है, उसके अंदर इसका रिकमेंडेशन मिलता है कि जनरल को, कि फलाना जिसको भी हमको बनाना चेयरपर्सन किसका, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का। इनका टेन्योर देखो 5 से 70 साल होता है। वहां कितना पढ़ा था यूपीएससी, मतलब आरपीएससी के अंदर हमने 6 और 62 पढ़ा था। यूपीएससी में जब पढ़ते हैं तो 5 और 65 होता है। ठीक है, यहाँ पर कितना हमारे पास है, 5 और 70 है। ठीक है, 5 और 70, 5 साल की तो मैक्सिमम टेन्योर होगा, और 70 साल इसकी रिटायरिंग एज होगी। एंड दे आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर ये जॉब कर रहे हैं 6 साल की जॉब कंप्लीट होगी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कर सकते एम्प्लॉयमेंट। इनका रिमूवल कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट अंडर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी। तो उसका भी जो आरपीएससी का पड़ा उसमें भी हटा कौन सकता है, प्रेसिडेंट। इसमें प्रेसिडेंट हटा सकता है, हालांकि अपॉइंट कौन कर रहा है, गवर्नर। तो यहाँ पर भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए एकदम। अब हम राजस्थान की स्पेशली बात करें, राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन क्या है, तो कब बना था, कैसा बना था। तो राजस्थान का जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो आज के टाइम उसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। और ये कब स्टैब्लिश हुआ, 23 मार्च 2000। तो ये वाली डेट आपको याद रखनी अच्छी होनी चाहिए, 23 मार्च 2000 के अंदर ये स्टैब्लिश हुआ था। पहले चेयरपर्सन कौन थे, तो जस्टिस कांता कुमारी भटनागर। ठीक है, तो पहले कौन थी, मतलब चेयरपर्सन, सबसे फर्स्ट नंबर चेयरपर्सन थी जस्टिस कांता कुमारी भटनागर। फर्स्ट मेंबर्स कौन कौन से थे इनके साथ में, श्री आर.के. अकोड़िया और बी.एल. जोशी। ठीक है, ये भी याद रहना चाहिए। तो तीनों ही चीजें आपको नाम याद होना चाहिए, कांता कुमारी भटनागर, आर.के. अकोड़िया और बी.एल. जोशी। तो ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। तो पहले लोग याद होने चाहिए। इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, जयपुर के अंदर, एसएससी बिल्डिंग जयपुर। अभी आज के टाइम प्रेजेंट में कौन है चेयरमैन है, तो श्री गंगाराम मूलचंदानी। कौन है आज के टाइम में प्रेजेंट जो मेंबर, मतलब चेयरमैन है किसके, राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन कौन है, श्री गंगाराम जी, जस्टिस गंगाराम जी मूलचंदानी। और प्रेजेंट मेंबर कौन कौन से, जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास, जस्टिस रामचंद्र सिंह जाला और श्री महेश गोयल। ठीक है ना, ये 3 हमारे पास। तो टोटल कितने हो गए, 4 मेंबर हमारे पास हो गए। अब इसमें जो कंप्लेंट होती है वो हिंदी के अंदर भी हो सकती है और कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, जैसे जो कि 8th शेड्यूल अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी हुई है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वीडियो का एंड होने वाला हो गया मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कंप्लीट करा लिए हैं। तो अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो उसको कमेंट करो और बताओ मुझे क्या क्या करना है। तो देखो हमने यहाँ पर आज एक सेकेंड, ये और ये यहाँ तक हमने टोटल कंप्लीट कर दिया। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पंचायती राज और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये दोनों टॉपिक हमें अगली वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो देखो मेरा मोटो ये था कि 3 वीडियो के अंदर मेरा राजस्थान पॉलिटी जो हमारे पास सेकंड ग्रेड के अंदर आती है वो चीज़ कंप्लीट करनी है। ठीक है, और बाकी जो नेक्स्ट चलते रहेंगे वो हम फटाफट काम करेंगे, हम ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट काम करते रहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर यही है कि आपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ लिया है। तो कल अगली जो वीडियो आएगी, जो भी 2-3 दिन बाद में आएगी, वो पंचायती राज और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में वीडियो आएगी। ठीक है, तो बस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।